नमस्कार, पीके टाइम्स विद पॉडकास्ट की श्रृंखला में एक बार फिर आज हमारे साथ विशेष मेहमान हैं भरत दर्जी, जो कि धोरीमन्ना से है, बाड़मेर जिले के ही रहने वाले हैं और अभी IIMC इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन IB मिनिस्ट्री भारत सरकार का पत्रकारों को ट्रेनिंग देने वाला देश का सबसे प्रतिष्ठित संस्थान, जिसमें आपका चयन हुआ और अभी आप वहाँ से प्रशिक्षण ले रहे हैं, आपकी पढ़ाई चल रही है। तो आज हमारे विशेष मेहमान हैं, आपसे बात करेंगे कि मीडिया के क्षेत्र में भी पढ़ाई का क्या महत्व है और इसके बेस्ट संस्थान कौन कौन से हैं, IIMC में किस तरीके की पढ़ाई होती है और मीडिया में जाना इन्होंने क्यों चुना इस पेशे को। तो हम समय समय पर कोशिश करते हैं कि अलग अलग पेशों के साथ हमारा जो मीडिया का पेशा है, इसके अंदर क्या चुनौतियां हैं, इसमें किस तरीके की पढ़ाई होती है, आगे पत्रकार किस तरीके से लोग बन सकते हैं, इसको लेकर हमारी कोशिश रहती है। तो जो वरिष्ठ पत्रकार है, फील्ड के अंदर काम करते हैं कई टाइम से, हम उनको भी आमंत्रित करते हैं। तो आज हमने कोशिश की कि एक ऐसे युवा को बुलाया जाए जो मीडिया की पढ़ाई कर रहा है अभी, और उन्होंने मीडिया के रास्ते को क्यों चुना, आगे उनके लिए सामने क्या चुनौतियां हैं, वो क्या बनना चाहते हैं, इसको लेकर हम तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। भरत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपके इस स्टूडियो में आपने आमंत्रित किया और आपके दर्शकों को भी मेरी तरफ से नमस्कार। अभी IIMC में कैसा लग रहा है, कैसा माहौल है, कैसी पढ़ाई चल रही है? अभी मेरा IIMC में फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा उत्तीर्ण की है। अभी कुछ दिवस 7 दिवसीय छुट्टियाँ हैं और मैं भी छुट्टियों के तहत अभी घर पे आया हूँ। एक सेमेस्टर की परीक्षा में मुझे कई प्रकार की मीडिया की चुनौतियाँ हैं, मीडिया लॉ है, मीडिया में नैतिकता किस प्रकार से होती है, फेक न्यूज़ से बचने का तरीके और मीडिया से संबंधित तमाम विषयों पर बारीकी से अध्ययन करने का मौका मिला है। तो आपकी पढ़ाई के बारे में, आपके बैकग्राउंड के बारे में बात करेंगे। इससे पहले थोड़ा आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आपकी सामान्य पढ़ाई वगैरह सब यहीं से ही हुई है, तो आप कॉलेज के स्टूडेंट रहे हैं, स्कूल में भी पढ़े हैं, तो उससे आपको IIMC कितना अलग लग रहा है? कॉलेज की शिक्षा में हम आमतौर पर, एक तो ग्रामीण क्षेत्र में ही मेरी कॉलेज की पढ़ाई भी हुई है। जोधपुर यूनिवर्सिटी है, जहाँ पर कहने को तो जोधपुर विश्वविद्यालय बहुत बड़ा है, जहाँ से अशोक गहलोत है या बड़े बड़े राजनेता निकले हैं। लेकिन जोधपुर यूनिवर्सिटी में आज भी ग्रामीण तबके से विद्यार्थी, क्योंकि अपने जोधपुर पूरा वो पश्चिमी राजस्थान अपना सब एक जैसा ही है, तो ज्यादातर अपने ही स्टूडेंट जाते हैं। ऑलमोस्ट बाड़मेर इस क्षेत्र के ही विद्यार्थी, बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा, जोधपुर, पाली, फड़ौदी, वो सब अपना ही तो है। मूलतः ये जो थार का क्षेत्र है वो उसी के विद्यार्थी वहाँ अध्ययनरत हैं। तो समाज की जो प्रक्रिया है उसमें भी मेरे साथ बाड़मेर या थार के विद्यार्थी रहे थे। अब IIMC चूंकि देश का इतना बड़ा प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान है, दिल्ली से या फिर यूपी के जो शिक्षित क्षेत्र हैं, बिहार का क्षेत्र है, वहाँ से IIMC में अधिकांश स्टूडेंट उसी क्षेत्र से आते हैं। IIMC में आपको अधिकांश विद्यार्थी दिल्ली, यूपी और बिहार जैसे क्षेत्रों में ही मिलते हैं। इस क्षेत्र में तो मैं आप सबको बता दूं, 2015 में मैं भी IIMC का स्टूडेंट रहा हूं। तब IIMC की गोल्डन जुबली थी, मतलब IIMC की 1965 में स्थापना हुई थी। मेरा एडमिशन 2015 में होता है, तो 50 साल ठीक पूरे हुए थे। मेरा उसी टाइम एडमिशन हुआ था और वो IIMC ने पूरे साल को गोल्डन जुबली ईयर के रूप में मनाया। तो IIMC की स्मृतियों को लेकर पुराने स्टूडेंट्स, पूरे साल ऐसे कार्यक्रम चलते रहे थे। तो आप ठीक 10 साल बाद बाड़मेर का नाम आपने भी गौरवान्वित किया है। तो IIMC की मेरी भी यादें हैं, आपसे इस बहाने भी थोड़ी बातचीत अच्छी होगी, मैं आपसे डिस्कस करूँगा आगे। तो IIMC में ये भी मैं बता दूं कि हम उस टाइम स्टूडेंट थे, हमने एक IIMC के लिए शब्द गढ़ा था, प्रशिक्षु पत्रकारों की संसद। जो ट्रेनिंग जर्नलिस्ट है, क्योंकि पत्रकार वहाँ पर प्रशिक्षण लेते हैं, तो ये प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले पत्रकारों की ये संसद है। हमने इस तरीके का एक वो उपाधि गढ़ी थी और वो एक तरीके से सही भी है, क्योंकि IIMC वो IB मिनिस्ट्री का एक ऐसा ऑटोनोमस बॉडी टाइप संस्थान है और अभी उसको यूनिवर्सिटी का भी दर्जा मिल गया है। पूरे भारत के पत्रकार वहाँ पर ट्रेनिंग लेने जो युवा है वो आते हैं पहले, और उसके बाद बड़े पत्रकार बनते हैं। और वैसे मैं भी बता दूं आपको कि उसमें देश के जो टॉप जितने भी मीडिया संस्थान हैं उसमें वो ज़्यादातर टॉप
पत्रकार है वो सब आईएमसी के पढ़े हुए मिलते हैं। और अब जब कहीं भी अपन कोई मीडिया संस्थान में भी जाएं तो एक इस बात का गौरव भी होता है, हम आईएमसी का जब परिचय देते हैं तो अपने आप में अगला लेवल समझता है। तो आप इस संस्थान में कैसे गए, आपको ये पत्रकारिता का शौक और नशा क्यों चढ़ा? देखिए अजय जी, मैंने 10वीं उत्तीर्ण की थी गांव के ही एक निजी विद्यालय से। वहाँ से पढ़ाई करने के बाद मैं सामाजिक संगठनों से भी साथ में जुड़ गया था, जैसे एबीवीपी, आरएसएस आदि इसी प्रकार के सामाजिक संगठनों से जुड़ गया था। वहाँ जुड़ने के बाद फिर मेरे को समाज के बीच में एबीवीपी और आरएसएस समाज के संगठन है, सामाजिक संगठन मैं कह सकता हूँ, क्योंकि एबीवीपी तो भाजपा का छात्र संगठन है ना। नहीं, भारतीय जनता पार्टी का छात्र संगठन ऐसा कहीं एबीवीपी के मैनिफेस्टो या एबीवीपी के संविधान में ऐसा मैंने नहीं पढ़ा है, जानकारी के लिए बता दूँ। तो वहाँ से जुड़ने के बाद जैसे हम कोविड का जो काल था उसके अंदर भी सक्रिय भूमिका निभाई थी, और सामाजिक संगठनों में, सामाजिक संगठनों में। फिर गांव में समस्याओं को जानने का मौका मिल गया वहाँ से कि प्रॉब्लम मूलतः कहाँ से, जनता की समस्याएं कहाँ हैं, किस प्रकार से इसको ठीक किया जा सकता है। फिर धीरे धीरे ऐसा अध्ययन किया, देखा, तो ऐसा रास्ता मुझे पत्रकारिता के माध्यम से ही संभव लगा। कुछ और भी रास्ते रहे हैं, लेकिन उन रास्तों पर शायद मैं कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा था और मेरे पास संसाधन भी नहीं थे, इसलिए फिर मैंने पत्रकारिता के क्षेत्र में अध्ययन किया। तो आपको ऐसा लग रहा था कि पत्रकार बनना है, तो पत्रकार तो आजकल लोग कई तरीके से बन सकते हैं, क्योंकि ऐसा भी कहा जाता है, अपने ये भी जानते हैं कि पत्रकार के लिए कोई स्पेशल, जो भी अपने बारे में अपन लोकली बात कर लेते हैं, जिनको हम पत्रकार करते हैं उनमें बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने पत्रकारिता की कोई पढ़ाई नहीं की है और पहले से कोई काम नहीं किया है। आजकल तो क्या सोशल मीडिया का ज़माना है, किसी ने भी माइक उठाया, कैमरा उठाया, कैमरे की भी ज़रूरत नहीं, मोबाइल उठाया, माइक आईडी मार्केट में मिलती है, ली, पहुंच जाओ किसी का इंटरव्यू लेने, करो समस्याओं को उठाओ पब्लिक के लिए, बन गए पत्रकार। फिर ये पढ़ाई करके इतना लेवल बढ़ाने की, इतना पढ़ने की, इतना प्रशिक्षण लो, इतनी फीस भरो, खर्चा करो, तो क्या ज़रूरत है इसकी? ऐसे तो आपने जैसा बताया कि जोधपुर विश्वविद्यालय, जहाँ से मैंने कॉलेज की पढ़ाई की है, वहाँ से भी मीडिया की डिग्री होती है, और लेकिन एक पेशेवर पत्रकारिता में संस्थागत कोटा ओपन है, वो भी पत्रकारिता की, बीजेएमसी, एमजेएमसी सब कराते हैं, ज़्यादातर लोग वहीं से करते भी है, और वैल्यू भी बराबर ही होती है। हाँ। देखा जाए तो अगर सरकारी मानदंडों के हिसाब से देखा जाए तो आप किसी गवर्नमेंट पीआरओ का अगर फॉर्म भरते हो तो वो कोटा ओपन की भी डिग्री वही। तो लोग मेरे को ये सवाल खुद को भी पूछते हैं जी कि भाई पत्रकार आप वहाँ से आईएमसी से पढ़ के आ गए, आप में और लोकल में क्या फ़र्क है? देखिए, आईआईएमसी एक पेशेवर पत्रकारिता का मापदंड है, वो आईआईएमसी ने स्थापित किया है। मेरे जैसे आइडियल मैं देखता था सुधीर चौधरी जी को, तो सुधीर चौधरी जी आईआईएमसी के हमारे सीनियर है। अभी जैसे हाल फिलहाल में अभिनव पांडे न्यूज पिंच के संस्थापक आईआईएमसी के सीनियर है। पेशेवर पत्रकार ललन टॉप के वो जो सबसे ज्यादा दिखते हैं सरपंच जी, वो भी है आईआईएमसीएन, रवीश कुमार जी आईआईएमसीएन, ऐसे न जाने अनेकों ऐसे पेशेवर पत्रकार जिनका बहुत अच्छा मीडिया जगत में बहुत अच्छा नाम है। उन्होंने मीडिया के क्षेत्र में इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है। वो अपना श्रेय देते हैं आईआईएमसी को कि हमने आईआईएमसी के प्रोफेसरों से, आईआईएमसी के जनसंचार के विशेषज्ञों से, आईआईएमसी के जो जर्नलिस्ट थे, जो भी आईएमसी में प्रोफेसर का काम देखते हैं या फिर वहाँ जो गेस्ट लेक्चर के तौर पर आते हैं, उनसे अध्ययन करने का हमें मौका मिला और उन्हें वो क्रेडिट देते हैं। तो मेरे मन में भी विचार आया कि जैसा आपने बताया कि पत्रकारिता तो हम लोकल लेवल पर भी फोन ऐसे या अन्य माध्यमों से कर सकते हैं। कोई क्योंकि ऐसा कोई स्पष्ट नियम, गाइडलाइन, कानून पत्रकारों के लिए है नहीं कि भाई कौन पत्रकार बन सकता है, कौन पत्रकारिता कर सकता है, कोई इन माध्यमों को अपनाता है, उनको रोकने को लेकर भी ऐसी कोई स्पष्ट प्रक्रिया है नहीं। मुझे पेशेवर पत्रकारिता का थोड़ा शौक था, माध्यम मेरे पास भी थे। खैर मैंने भी जब मैं पत्रकारिता का पहली बार शौक थोड़ा ऐसे रुचि हुई थी, तब मेरा भी एक यूट्यूब चैनल था। मैं भी ऐसे पत्रकारिता तो नहीं कहूँगा, व्लॉगिंग करता था मैं। अच्छा, उसमें तो आप किस टाइप की व्लॉगिंग करते थे? जैसे
कोरोना में पुलिस की गाड़ियाँ जाती थी, मैं उसका वीडियो बना लेता था कि पुलिस की गाड़ियाँ जा रही है। साथ में एंकरिंग भी पीछे मतलब वॉइस भी देते थे, जैसे मान लो कोई वीडियो बना लिया कि पुलिस की गाड़ी जा रही है, कोरोना है, लोगों को घरों में रहना चाहिए, लॉकडाउन है, इस टाइप का। जी। और उसमें कई बार पुलिस डंडे मारती थी तो हम उसका वीडियो शूट कर लेते थे और लोगों के फोन भी आते थे। तो ऐसे करते करते पत्रकारिता के पेशेवर जो अंदाज था उसका थोड़ा ख्याल आया कि आपसे आगे आईएमसी में आपने किस तरीके से तैयारी की, उसकी एडमिशन की प्रक्रिया क्या है, क्योंकि 2015 मैंने एडमिशन लिया, उस प्रक्रिया में और अभी की प्रक्रिया में भी काफ़ी फ़र्क है, और उसमें क्या क्या सिस्टम है उसके बारे में आगे बात करेंगे। आपके फेवरेट पत्रकार कौन है, बाड़मेर की पत्रकारिता को लेकर आपका क्या कहना है, तमाम बिंदुओं पर थोड़ा आगे चर्चा करेंगे। लेकिन थोड़ा सा आप अपने अभी, क्योंकि अपन शुरुआत कर चुके हैं, अभी अपने बैकग्राउंड के बारे में, फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, बचपन के बारे में, अपने माता पिता के बारे में, गांव के बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, मेरा बचपन मेरे मूल गांव धोरीमन्ना से ही शुरुआत होता है। धोरीमन्ना तो ठीक ठाक सिटी है ना? नहीं, अभी नगर पालिका का दर्जा मिला है। अच्छा। लेकिन आज भी वहाँ गांव का माहौल दिखता है? अव्यवस्था या गांव का माहौल अच्छा कह सकते हैं, कस्बा ही है, बड़ा ज़्यादा ये है नहीं कि कोई मिलेनियम सिटी हो या फिर अभी नगर पालिका हाल फिलहाल में बनी है, तो कस्बा ही है। और बचपन में मैंने गांव के ही निजी विद्यालय से पढ़ाई की, और पढ़ाई के साथ साथ ये पत्रकारिता का उसी स्कूल समय से ही। तो आप दर्जी समुदाय से आते हैं, तो वो ज़्यादातर उसमें लोग यही काम करते हैं, सिलाई वाला। दर्जी समाज में ऑलमोस्ट, हाँ ठीक है, कोई पढ़ाई कर रहा है तो बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहा है, या फिर नौकरी में चला गया, कोई दूसरा बिजनेस कर रहा है, अलग बात है। ज़्यादातर ऑलमोस्ट लोग जब पढ़ाई करते हैं, नौकरी वगैरह सरकारी नौकरी में सिस्टम नहीं बैठ रहा है, तो दूसरे काम के बजाय ज़्यादातर अपने जो मूल पेशेगत काम है उसको प्राथमिकता देते हैं। जी, ऑलमोस्ट यही है। मेरे गांव का भी अगर मैं उदाहरण देखता हूँ, चूँकि मेरे दादाजी ईस्ट रूल से आए हैं, जो कि चौटन विधानसभा के अंतर्गत आता है। वहाँ दर्जी समाज का एक अच्छा वोट बैंक या जनसंख्या है, तो वहाँ ऑलमोस्ट मैं देखता हूँ कि वहाँ 20-25 घर होंगे। 25 घर में से मात्र 1 या 2 पढ़ाई करने वाले अभी जो कॉलेज में है वो है। युवा भी खूब है, और ऑलमोस्ट वहाँ अहमदाबाद या फिर यही कस्बों के अंदर सिलाई का काम ही करते हैं। तो आप जब कॉलेज में थे, जब आपको पत्रकारिता की समझ हुई, जब आप पत्रकारों को सुनने लगे, पढ़ने लगे, देखने लगे, तो आपके मन में क्या, उनको लेकर क्या प्रतिक्रिया होती थी? भाई ये कैसा काम कर रहे हैं, इनको आप आइडियल मानते थे, ये काम आपको बहुत अच्छा लगता था? तो कुछ कहीं ना कहीं किसी फील्ड में आने से पहले कुछ न कुछ तो हमारे मन में गतिविधियाँ चलती है ना। देखिए, मैंने आपको पहले बताया कि सामाजिक संगठनों में काम करते करते पत्रकारियों की योग्यता, पत्रकारिता का समाज में लोकतंत्र में चौथा स्तंभ, ये विषय मैंने अच्छे से अध्ययन किया था इस विषयों पर। तो पत्रकारिता की वहीं से मेरे को समझ विकसित हुई थी। फिर पत्रकारों के बारे में निजी अध्ययन करते थे, पत्रकारों की रहन सहन देखते थे। राम बहादुर रॉय जी का चित्रण देखते थे, या वरिष्ठ संपादक। तो जो नेशनल लेवल पर जो बड़े चैनल है, उनमें जो बड़े एंकर है या पत्रकार है, रिपोर्टर है, उनमें ऐसे कौन कौन से जिनको देखकर आपको लगता नहीं इनके जैसा बनना चाहिए, ये बहुत अच्छा काम कर रही है, जिनकी पत्रकारिता से, जिनके नॉलेज से, जिनकी ग्राउंड रिपोर्टिंग से आप बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए, ऐसे कौन कौन? अभी तो मैंने सुधीर चौधरी जी को। नहीं, आप जब पत्रकारिता के क्षेत्र में आप आने का आपने मन बनाया या आपकी इच्छा थी, जब आप तैयारी कर रहे थे, उस टाइम कौन था? सुधीर चौधरी जी थे। उसी समय से मैं सुधीर चौधरी जी को फॉलो करते आया। और आपके देखते देखते उन्होंने 2-3 चैनल की, पहले वो शायद जी न्यूज़ में थे, उसके बाद आज तक में गए, अभी वो डीडी न्यूज़ में है। वो उनका व्यक्तिगत निर्णय है। लेकिन आप उनको व्यक्तिगत पसंद करते हैं, उनके शो को ज़्यादातर आप देखते हैं? मैं उनको संस्थागत के तौर पर नहीं, उनको व्यक्तिगत रूप से उनकी जो बोलने की शैली है, उनके जो शब्दकोश है, उनकी जो फैक्ट चेकिंग की जो पद्धति है, उनका जो संवाद का तरीका है, मैं उनको पसंद करता हूँ। सुधीर चौधरी जी विश्लेषणात्मक अंदाज उनका मेरे को बहुत पसंद आता है। कभी मुलाकात हुई उनसे? विशेष रूप से डायरेक्ट फेस टू फेस मुलाकात नहीं हुई है, सेमिनार में जरूर प्रश्न वगैरह मैंने पूछे सुधीर जी से। अच्छा जी।
तो अपने यहाँ के लोकल ऐसे पत्रकार कौन कौन से, क्योंकि वो जो उनको तो अपन केवल स्क्रीन प्रेजेंस में देखते हैं, जो बड़े पत्रकार होते हैं जिनको ठीक है देखते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको अपन डायरेक्ट नहीं मिलते लेकिन उनको अपन अपना आइडियल मान लेते हैं या जिनको पसंद करते हैं। तो अपने जो लोकल पत्रकार है, लोकल पत्रकारिता है, उसको अपन सीधा फेस भी करते हैं, जो हमारे आसपास की समस्याओं को उठाते हैं, हमारे आसपास के नेताओं का इंटरव्यू लेते हैं या जिनसे हमारा टकराना चलता रहता है। तो अपने यहाँ के लोकल ऐसे पत्रकार कौन कौन से हैं जिनको आप आइडियल मानते हो, जिनको पढ़ते हो, जिनको देखते हो, जिनको सुनते हो? देखिए, बाड़मेर में तो मैं विशेष रूप से इतना एक्टिव नहीं रहता हूँ सोशल मीडिया पे। नहीं, वो तो लोकल है ना, अपने जिनके अपना सामना तो होता ही रहता है ना। क्यों, जो लोकल अपनी खबर है, मान लो किसी नेता का इंटरव्यू ले लिया या किसी रैली को कवर कर लिया या अपने गाँव की कोई समस्या है, क्षेत्र की समस्या है, वो तो लोकल ही उठाते हो, तो नेशनल लेवल वाले उठाते नहीं हैं। अब इसमें मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है, पत्रकार जैसे आपने बोला, पत्रकार की परिभाषा क्या है, मुझे ये समझ में नहीं आया। अब क्योंकि लोकल लेवल में कई डिजिटली भी आजकल ये यूट्यूबर जैसे बने हैं, उसी प्रकार के लोग भी आके कहते हैं हम पत्रकार हैं। तो मुझे अभी तक ये नहीं पता है कि बाड़मेर में वाकई पत्रकार कौन है, किसके पास डिग्री है या इसके पैरामीटर क्या है, वो मुझे खुद को नहीं पता है। उसमें तो ये भी हो सकता है ना, नहीं पत्रकार का तो ये भी हो सकता है, कई प्रिंट के है, कई इलेक्ट्रॉनिक के है, जिनके पास बड़े चैनलों की आईडी है, उनके रिपोर्टर है, जैसे कोई जी न्यूज़ का है, कोई नेटवर्क 18 का है, कोई आज तक का है या कोई NDTV का है। तो कोई ऐसे भी है जो अपनी स्वतंत्र कर रहे हैं, अपना कोई प्लेटफॉर्म बना लिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म बना लिया, तो उसमें ज़रूरी थोड़ा ही खुद कोई अच्छा काम कर सकते हैं। जैसे निखिल जी व्यास है, उनका खुद का डिजिटल प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा काम कर रहे हो। ऐसे आपको कौन कौन से है जो किसका रिपोर्टर उससे अलग, उसकी बोलने की शैली, उसकी विश्लेषण की शैली, उसका समस्याओं को, पब्लिक की समस्याओं को सामने रखने की स्टाइल, वो आपको अच्छी लगती है? रतन दवे जी का मेरे को स्टाइल अच्छी लगती है, राजस्थान पत्रिका वाला। राजस्थान पत्रिका के अभी बाड़मेर में संपादन का काम भी वो देखते हैं। उनका मैं संपादकीय पढ़ता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं बचपन से ही उनका संपादकीय पढ़ता आया हूँ। वो तो प्रिंट का एक और था अपने आप में, तब लोग संपादकीय पढ़ते थे, खबरें पढ़ते थे, क्योंकि दूसरे जो डिजिटल के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो प्लेटफॉर्म इतने लोकप्रिय नहीं थे। जैसे मैं बात करूँ, मैं जब मीडिया में गया उस टाइम मैं ज़्यादातर क्यों IMC में गया, उससे पहले मेरे पास तो एंड्रॉयड फ़ोन तक नहीं था, तो हमारे पास तो जरिए ही एक ही था कि भाई प्रिंट ही पढ़े। तो प्रिंट के जो जितने भी बड़े यहाँ लोकल रिपोर्टर होते थे, उनकी हम बाईलाइन पढ़ते, उनकी खबरें पढ़ते, उनकी रिपोर्टिंग देखते, तो हमको बड़ा मज़ा आता, हमको लाइक भी करते। लेकिन अभी समय तो चेंज हुआ है ना, क्योंकि अभी जो प्रिंट वाले महारथी है वो कहीं ना कहीं लोग उनको भूल गए, क्योंकि वो पब्लिक से सीधा डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है। तो अब के टाइम में जिनको अपन बोले यूट्यूबर ही कह दें, चाहे इन्फ्लुएंसर कह दें, लेकिन ज़्यादातर लोग तो उन्हीं को देखते, पत्रकार ग्रुप में उन्हीं को मानते, और ज़्यादातर कवरेज करने भी सबसे पहले वही पहुँचते, क्योंकि प्रिंट वालों को कोई दिक्कत ही नहीं हो, तो शाम को आराम से खबरें इधर उधर देख के भी सेट कर सकते। लेकिन मेरे अनुरूप ऐसा मैंने डिजिटल मीडिया में पत्रकार देखे नहीं है, रियलिटी बताऊँ तो, क्योंकि पत्रकार पता ही नहीं किसी को कि वाकई पत्रकार कौन है। पहले तो वाकई आपके अनुसार वाकई पत्रकार कौन होना चाहिए, जिनके पैरामीटर पे खरे नहीं उतरते बाड़मेर के पत्रकार? नहीं, बाड़मेर ही नहीं, ये समस्या बाड़मेर एक ही नहीं है, अभी तो पूरे भारत में ये स्थिति बनी हुई है कि सोशल मीडिया को पत्रकारिता से जोड़कर जनता ने ऐसा सोच लिया है कि सोशल मीडिया पे जो खबर देता है उसको ही पत्रकार कहने लग गए दर्शक। इसलिए वाकई पत्रकारिता की दृष्टि से तो एक तो पैरामीटर ये है कि उसने पत्रकारिता की पढ़ाई की हो, और किसी संस्थागत पत्रकारिता। क्योंकि आपको जो लगता है जिन्होंने पढ़ाई नहीं की और कोई पत्रकारिता कर रहा है, तो आपको क्या लगता है वो पत्रकारिता के बारे में उसकी समझ नहीं है, या वो उसके नैतिक जो नियम है उनको नहीं मानता है? क्यों ज़रूरी है पत्रकारिता में पढ़ाई? बिना पढ़ाई के भी कोई अच्छा पत्रकार क्यों नहीं बन सकता? मान लो कोई बहुत 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से पत्रकारिता कर रहा है, तो अपन जो पत्रकारिता की पढ़ाई कर रही है वो तो उसने जी ली फील्ड में। अब देखो, किसी ने पत्रकारिता की पढ़ाई नहीं की है और वो पत्रकारिता कर रहा है, मार्केट में यूं ही किसी का लाइव कर दिया, उसको अब मीडिया के जो रूल्स है या भारत के संविधान के रूल है या कई प्रकार के मीडिया के नियम होते हैं, उनकी समझ नहीं होती है। वो मार्केट में लाइव कर दिया, किसी ने जाके कोर्ट में अगर उसके खिलाफ रेट दायर कर दी तो उसके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। ये तो आम आदमी के सामने भी, सोशल मीडिया तो सबके लिए चुनौती है। जो आम आदमी है, जिनके हाथ में एंड्रॉइड फ़ोन है,
जिनके हाथ में सोशल मीडिया, लाइव तो कोई भी कर सकता है। आजकल हम देखते अलग अलग तरह के वीडियो, कहीं भी किसी का भी वीडियो वायरल हो सकता है, कोई भी गतिविधि करते हुए, मारपीट के वगैरह, कैसे भी। फेक न्यूज़ बहुत बड़ी समस्या है। तो फेक न्यूज़ आपको लगता है कि सरकार को या कोर्ट को इसके ऊपर कोई ऐसी सोशल मीडिया की कोई उचित पॉलिसी लाई जानी चाहिए, इसके नियम हो भाई, कौन आदमी पत्रकार होगा या आम आदमी भी यदि सोशल मीडिया का यूज़ करता है तो उसको किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, इसकी जागरूकता को लेकर कोई पॉलिसी, स्पष्ट पॉलिसी होनी चाहिए। स्पष्ट पॉलिसी की बात है कि पॉलिसी तो सरकार लाती है, पॉलिसी है, कॉपीराइट का है, लेकिन आप आज देखते हो कॉपीराइट कितना बड़ा, यहाँ तक कि बड़े बड़े जो चैनल है, नाम नहीं लूंगा, राष्ट्रीय चैनलों में कॉपीराइट से जुड़े कंटेंट पेश होते हैं। कॉपीराइट के कानून भी है, लेकिन उसका पालन नहीं होता है। क्रियान्वयन सरकार तय कर दे, उसके ऊपर सजा है, उसके ऊपर जो कार्रवाई है, ठीक से वो कानून लागू होते हैं नहीं होते हैं, ठीक से उन कानूनों का लागू करना, ये काम सरकार को करना चाहिए। कानून तो लागू है, कॉपीराइट हो या फिर अन्य जो विधि के नियम है वो सभी लागू है, उनका ठीक से क्रियान्वयन होना चाहिए मेरे हिसाब से। अब थोड़ा इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मैंने 2015 के अंदर आईएमसी मेरा जब सिलेक्शन हुआ था, उससे पहले मैंने 1 साल और पहले तैयारी की थी, तब इसकी जो चयन प्रक्रिया थी वो थोड़ी अलग थी। आईआईएमसी खुद इसकी विज्ञप्ति निकालता था, इसका विज्ञापन प्रकाशित अखबारों में करता था। मैं मेरी बता दूं, भास्कर पत्रिका में मैंने इसका विज्ञापन देखा, फिर डिजिटल कंप्यूटर सेंटर पे जाके इसके बारे में पूरी विस्तार से ऑनलाइन जानकारी प्राप्त की, फिर इसका फॉर्म भरा, जाके एग्ज़ाम दिया दिल्ली में, और पहली बार 2014 की बात है, तब मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया था। मेरा इंटरव्यू में ऑल ओवर में इंटरव्यू भी हुआ था, लेकिन ऑल ओवर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, रिटन मेरा हो गया था। लेकिन उसके बाद मैंने दोबारा तैयारी की तो मेरा रिटन भी हो गया, फिर इंटरव्यू में भी हो गया, ऑल ओवर सिलेक्शन हो गया। तब ये पूरी प्रक्रिया खुद आईआईएमसी कराता था, लेकिन अभी इसकी प्रक्रिया मेरे ख्याल में चेंज हो गई। वो प्रक्रिया क्या है, आप थोड़ी बताइए। जैसा कि आपने बताया कि आपके समय में आईआईएमसी खुद प्रवेश प्रक्रिया आयोजित करवाता था, आईआईएमसी अपना विज्ञापन रिलीज करता था, लेकिन अभी उसकी प्रक्रिया थोड़ी अलग है। अभी सीयूईटी पीजी के तहत इसके फॉर्म भरे जाते हैं। अभी इसके एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करवाती है सीयूईटी पीजी के माध्यम से, क्योंकि आईआईएमसी पीजी डिप्लोमा या पीजी करने के लिए जाना जाता है। अभी तो पीएचडी, उसमें उसकी जो अनिवार्य योग्यता है वो ग्रेजुएशन है। जी, अनिवार्य योग्यता है वो ग्रेजुएशन है। तो सीयूईटी पीजी के फॉर्म अभी चल रहे हैं। दर्शकों को बता दूं कि सीयूईटी पीजी के फॉर्म चल रहे हैं। फॉर्म के साथ आपको मास मीडिया या मीडिया स्टडीज़ का आपको पेपर कोड सेलेक्ट करना होता है। उस पेपर कोड के माध्यम से आपको, तो अभी इसका क्या सिस्टम है? पूरे देश के जो मीडिया संस्थान सब इसके अंडर में आते हैं। सीयूईटी किस किस का एग्जाम कराती है? बाकी सीयूईटी देश के जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं या केंद्रीय संस्थान हैं। कॉमन टेस्ट होता है सबका या आईएमसी का अलग से होता है? नहीं, सभी का कॉमन टेस्ट होता है। सीओ, उसमें आपको सेलेक्ट करना पड़ता है मीडिया स्टडीज। उसमें मीडिया स्टडीज COPQ17 ये उसका पेपर कोड है। उसके माध्यम से आपको सेलेक्ट करके उसका पेपर पास करना होता है, जो 300 नंबरों का होता है। 75 क्वेश्चन होते हैं, प्रति प्रश्न 4 नंबर का होता है और नेगेटिव मार्किंग भी होती है। अच्छा, ये विकल्पात्मक होता है क्या? विकल्प होते हैं जैसे? पहले तो ये पूरा हमारे मैन की तरह होता था भाई, एक शब्द आ गया, फिर 20 शब्दों में लिखो, 50 शब्दों में लिखो, 100 शब्दों में लिखो, 300 शब्दों में लिखो। अभी ये वैकल्पिक है। अच्छा, भी है। और उसके तहत आपको एग्जाम देना होता है। कुछ जो कोर्स है उसमें आईआईएमसी अपना इंटरव्यू भी कंडक्ट करवाती है। आपका इंटरव्यू हुआ था? मेरा इंटरव्यू नहीं हुआ था। अच्छा, हमारा इंटरव्यू हुआ था जी। अभी भी जैसे एमए के कुछ कोर्स है, जैसे बिजनेस स्टडीज है मीडिया के अंदर, उसमें इंटरव्यू कंडक्ट होता है और उसके तहत मेरिट बनती है। फिर मेरिट के आधार पर सभी को कैंपस अलॉटमेंट और होते हैं और उसके बाद हॉस्टल की प्रक्रिया शुरू होती है एडमिशन लेने के बाद। तो आपका एडमिशन हुए और आपको आईएमसी में अध्ययनरत रहे हुए कितना टाइम हो गया अभी? मेरे को आईआईएमसी में अध्ययनरत 4 महीने हो गए। तकरीबन 5 महीने पूर्व मेरा एडमिशन हुआ था। 15 से 20 दिन का मेरा जो प्रवेश प्रक्रिया में जो समय लगता है वो लगा था, और 4 महीनों से मैं भारतीय जनसंचार संस्थान यानी आईआईएमसी में पत्रकारिता की, हिंदी पत्रकारिता जो मेरा कोर्स है उसकी पढ़ाई कर रहा हूँ।
मैं मेरा अनुभव बताऊं तो आईएमसी में एंट्री से पहले, आईएमसी में एंट्री के बाद मैं मेरे जीवन को सीधा 2 भागों में डिवाइड करता हूँ कि मेरे जीवन में आमूल चूल परिवर्तन हो गया। क्यों कि एक बाड़मेर का लड़का जो गांव से निकला, बाड़मेर भी उसके लिए बड़ी सिटी थी, वो सीधा दिल्ली जाता है और वो भी आईएमसी जैसे संस्थान में। तो मेरा जीवन में एकदम आमूल चूल परिवर्तन हुआ। तो आप आईएमसी में एंट्री के बाद चयन प्रक्रिया हो गई, आप आईएमसी पढ़ने के लिए चले गए। आईएमसी में जो अभी आपका टाइम बीता है वो टाइम को और उससे पहले के टाइम को आप 2 भागों में विभाजित करें तो आप अभी वाले टाइम को किस तरीके से देखते हैं? जैसा आपने बताया कि आमूल चूल परिवर्तन है वो मेरी जिंदगी में हुआ, ठीक आप ही का उदाहरण मेरे साथ भी हुआ ऐसा। क्योंकि मैं भी, जैसे मैंने पहले बताया कि जोधपुर यूनिवर्सिटी से आगे पढ़ाई के क्षेत्र में मैं कभी नहीं गया हूँ, या गांव हमारे लिए ज़्यादा से ज़्यादा हाईएस्ट कभी कभार हो भी, जोधपुर भी हमेशा। आप तो खैर आपने जेएनयू में रेगुलर पढ़ाई की थी? जेएनयू जोधपुर में मैंने यूनिवर्सिटी कैंपस में रेगुलर बीए की पढ़ाई की है। वहाँ मैंने बतौर छात्र प्रतिनिधि भी काम किया है। अच्छा। छात्रों के साथ हमारा जो मेल मिलाप था वो भी था। इस वजह से भी एक पत्रकारिता का बता दूं कि शौक था, या फिर उसको पेशेगत रूप में काम करने का मेरे को ठीक लगा, पत्रकारिता फील्ड। तो आईएमसी में, जैसा आपने पहले प्रश्न पूछा कि आईएमसी आपको इधर किस प्रकार से आईएमसी आपके जीवन में नया परिवर्तन लाया है। बेसिकली मैं तो इधर तोरीमन्ना से, बाड़मेर से बिलोंग करता हूँ। अब इतनी बड़ी संस्थान में आप जाओगे तो वहाँ लैंग्वेज भी का बैरियर आता है, कम्युनिकेशन बैरियर आता है, ऐसी कई सारी चुनौतियों का मेरे को सामना। मैं तो खुद को वहाँ ट्राइबल टाइप मानता था, कई लोग कहते हैं एकदम मतलब सुदूर आदिवासी है, लेकिन मेरे साथ ऐसा तो फील, आप थोड़े मॉडर्न हो। नहीं, मैं ऐसा अभी नहीं कह रहा हूँ कि मैं मॉडर्न हूँ, लेकिन काफ़ी ग्रामीण परिवेश से भी सीयूईटी के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र से भी विद्यार्थी आने लग गए। क्योंकि पहले क्या होता था कि आईआईएमसी अर्थात सभी प्रोफेशनल लोग होते थे, वही आते थे सिर्फ। एक आईएमसी में ये भी होता है कि भाई कोई यूपी का है, कोई बिहार का है, कोई साउथ इंडिया का, केरल, तमिलनाडु, ऊपर ठेठ जम्मू कश्मीर, हिमाचल, इधर नॉर्थ ईस्ट, अपना उत्तरी भारत, राजस्थान वगैरह। तो अलग अलग भाषा के, अलग अलग क्षेत्रों के, अलग अलग जाति धर्म के, अलग अलग विचारधारा के लोग वहाँ आते हैं, स्टूडेंट आते हैं, साथ में रहते हैं, पढ़ाई करते हैं। तो वो कितना अलग अनुभव है। बिल्कुल, काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती है। जैसे मैं इधर, तो ये भी बात सच है कि आदमी केवल क्लासरूम में ही नहीं सीखता है जी, क्योंकि जैसे कई चीज़ें सीखने को मिलती है। सामाजिक जीवन, पत्रकारिता ही सिर्फ नहीं सीखने को मिलती है, साथ ही साथ नैतिक जीवन में, सामाजिक जीवन में किस प्रकार से क्रियाकलाप होते हैं, या दूसरे राज्यों की क्या पॉलिसी है, दूसरे राज्यों में क्या उनके व्यंजन हैं, उनकी क्या रहन सहन है, उनकी कला संस्कृति क्या है, परंपरा क्या है, उनका भी अध्ययन करने को मिलता है। जैसे मैं बता दूं कि मैं ठेठ बाड़मेरी राजस्थानी हूँ, तो वहाँ मेरा भोजन है वो बाजरी का रोटी है। या तो हम वहाँ मेस में खाना खाते थे, हम आईएमसी के हॉस्टल में रहते, खाना खाते, तो हम क्या है चावल बहुत कम लेते, और हमारे यूपी बिहार वाले भाई वो चावल के बिना वो खाने, प्रॉब्लम मेरे साथ भी है। तो हम जैसे ही वो केवल रोटी लेते हैं तो वो कह देते कि हरियाणा से हो, राजस्थान से हो। हरियाणा राजस्थान के लोग क्या है रोटी ज़्यादा पसंद करते हैं, जबकि उधर पश्चिम बंगाल साइड वाले वो थोड़े मछली वसली इस टाइप का है, साउथ वाले भी। अब मेरे साथ देखो ना, मैं वहाँ घी खा जाता हूँ मतलब मेरे देख लेते हैं तो कि आप इतना घी कैसे खा लेते हो, क्योंकि उन्होंने इतना वो परंपरा उनकी नहीं रही है। मैं तो उधर घी यूज होता है, मक्खन? मैं मक्खन खाता हूँ। अच्छा, सॉरी, मैं घी खाता हूँ, वो मक्खन की तरफ शायद जो खाते होंगे। तो मुझे ऐसा वो देखते आश्चर्य फील कर देते हैं कि आप इतना घी कैसे खा लेते हो, क्योंकि मैं तो ठेठ मारवाड़ी, ठेठ देसी अंदाज का विद्यार्थी रहा हूँ बचपन से ही। और वहाँ जैसे बिहार के आपने बताया, बिहार में लिट्टी चोखा जो एक व्यंजन है, वो तो बहुत स्पेशल मौक़ों पर ही बनता है, हमेशा थोड़ी बन सकता है। तो वहाँ बिहारी है, वो लिट्टी चोखा हमको बताते हैं। अपने दाल बाटी चूरमा की तरह, दाल बाटी चूरमा रोजाना नहीं बना सकते, वो तो कभी कभी तो मिलता है, कभी कभी तो वो भी हमको सीखने को मिलता है, देखने को मिलता है। और सभी प्रकार की, वो कपड़े कैसे पहनते हैं, या कोई दिल्ली से आया है तो उनके रहन सहन का तरीका क्या है, बातचीत का तरीका क्या है,
क्योंकि आईएमसी एक बहुत बड़ी प्रोफेशनलिज्म में। तो विविधता में एकता भारत की विशेषता ये हमको देखने को मिलता है। तो क्या वो डाइवर्सिटी कभी टकराहट में बदलती है, कभी टकराते हैं विचार वगैरह? जरूर, विचारों का मेल मिलाप। उससे क्या सीखने को मिलता है? अलग अलग तरह के लोगों को अपने देश में कैसे साथ में रहना चाहिए, इस माहौल का भी फर्क पड़ता है अपने व्यक्तित्व पर। हाँ, क्योंकि विद्यार्थी होते हैं तो आमतौर पर सभी विचारधाराओं का टकराव होता है। कोई जैसे मूलतः फैमिली बैकग्राउंड होता है वो, या खुद का बैकग्राउंड होता है वो भारतीय जनता पार्टी से होता है। अच्छा, राजनीतिक विचारधारा के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। किसी का कांग्रेस से होता है, किसी का बसपा से होता है, किसी का AIMIM से होता है। सभी का एक विचार होता है। पार्टी से अलग एक विचारधारा अलग होती है। पार्टी जैसे मान लो कांग्रेस हो गई, तो जो भाजपा से जुड़े हुए लोग उनको राष्ट्रवादी या हिंदुत्ववादी विचारधारा कहते हैं, दक्षिणपंथी कहा जाता है। हाँ। जबकि बाकी वाले सभी वो वामपंथी में आ जाते हैं। तो वामपंथ और दक्षिणपंथ का भी अंतर दिखता है। हाँ, टकराव होता है स्टूडेंट में, ऐसी बात नहीं है कि स्वस्थ बहस भी होनी चाहिए। हाँ, टकराव होता है तो, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि टकराव जैसे मारवाड़ में देखते हैं कई बार टकराव बड़ा रूप ले लेता है। ऐसा भी आईएमसी में तो नहीं देखने को मिला है कि आईएमसी में कोई वैचारिक टकराव के कारण प्रतिस्पर्धा जैसी जंग जैसी स्थिति होती है, ऐसा नहीं होता है। हाँ, संवाद होता है, डिबेट होती है। डिबेट में आप चैलेंज करो, मुद्दों को लेकर चर्चा होती है। आप डिबेट में हिस्सा लेते हो? हाँ, कभी कभी हिस्सा हम भी लेते हैं। तो आपको लिखने का ज़्यादा शौक है, बोलने का ज़्यादा शौक है? मुझे अभी तक मेरी प्रिंट मीडिया में और लिखने का अच्छा मेरे को शौक है, और मैं फीचर लेखन वगैरह भी लिखता हूँ। तो अभी आईएमसी की जो पढ़ाई हो रही है उसमें ऐसा क्या क्या है, क्या क्या नई चीज़ें आप सीख रहे हो जो आपको पहले पता नहीं थी और उसमें आपको बहुत अच्छा सीखने को मिल रहा है, और आपको लगता है आगे आप जब इस जीवन में प्रवेश करेंगे, पत्रकारिता के जीवन में, तो आपको ये चीज़ें बहुत आपके काम आएगी? देखो, पहले मैं जब देखता था तो मेरे को ऐसा लगता था कि पत्रकारिता कैसे होती है कि कोई प्रिंट जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जैसे वीडियो बना लिया, उसका खबर डाल दी सीधा लिख के, कैप्शन डाल के, सिर्फ इतनी ही मैं समझता था, इतनी बुद्धि मेरी विकसित थी कि ये खबर चल जाएगी, बस मतलब पत्रकारिता हो गई। लेकिन अभी ये पता चला है कि पत्रकारिता में खबर, हम तो कुएं के मेंढक थे, जो स्रोत है या उनकी पूरी जो प्रणाली है वो तथ्यात्मक जांच है, फैक्ट चेकिंग जिसे कहते हैं, और अंतिम जो संपादक से वो वेरीफाई होती है खबर, या कई चरण होते हैं, वो सीखने को मिला। और पत्रकारिता के अंदर फैक्ट चेकिंग है या कृत्रिम जो बुद्धिमत्ता है, AI है, उसका उपयोग किस प्रकार से बढ़ रहा है, उसके बारे में जानकारी मिली है। तो थ्योरी और प्रैक्टिकल भी अलग अलग होता है, आपको मौका मिलता है प्रैक्टिकल का भी मौका मिलता है? जैसे हमारा जो कोर्स है वो 2 सेमेस्टर में डिवाइडेड है। अच्छा। फर्स्ट सेमेस्टर था वो प्रैक्टिकल बेस नहीं था, थ्योरी पे था। फर्स्ट बेस था वो थ्योरी पे था, जिसमें हमने विधि, नैतिकता, संचार, जनसंचार, संचार के तौर तरीके, ये सब सीखने को मिला। अब हमारा काम है सेकंड सेमेस्टर में प्रैक्टिकल, फील्ड रिपोर्टिंग, गांव में जाना, रिपोर्टिंग और साथ में एडिटिंग, ये सब अभी हमको सेकंड सेमेस्टर में सीखने को मिलेगा, और फर्स्ट सेमेस्टर की पढ़ाई पूरी हो गई। तो अभी आप पत्रकारिता की पूरी पढ़ाई करने के बाद आप पत्रकारिता की दुनिया में कहाँ प्रवेश करना चाहेंगे? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, डिजिटल मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, या कोई एजेंसी में, या PR में? आपका इंटरेस्ट क्या है और अभी आपकी प्लानिंग क्या है? मेरा अभी इलेक्ट्रिक मीडिया की तरफ रुख है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जाओगे? जी, अभी कुछ समय के लिए मैं इलेक्ट्रिक मीडिया में अपना भविष्य देखता हूँ। तो आप कोई चैनल में वगैरह जुड़ोगे? जी। तो ये भरत दर्जी है जो अभी IMC में अध्ययनरत है, जो देश की पत्रकारिता की दुनिया की भारतीय जनसंचार संस्थान, जो IB मिनिस्ट्री भारत सरकार का एक ऑटोनोमस बॉडी टाइप अभी यूनिवर्सिटी है, बहुत बड़ा संस्थान है, एक मीडिया जगत में बहुत बड़ा नाम है, उसमें पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहे हैं। मेरे जूनियर है, क्योंकि 2015 में मैं भी IMC से मीडिया की पढ़ाई कर चुका हूँ, तो मेरे जूनियर को बुलाया और मेरी कोशिश थी कि भरत को बुलाकर जो मीडिया की पढ़ाई करना चाहते हैं, पत्रकारिता की दुनिया में आना चाहते हैं, वो एक उचित प्रशिक्षण लेकर कैसे इस दुनिया में आगे आ सकते हैं। मेरे से व्यक्तिगत संपर्क
के माध्यम से भी जो विद्यार्थी है जो रुचि रखता है वो भी ले सकते हैं। तो मेरी कोशिश थी कि भरत को बुलाकर इसके बारे में बात की जाए। भरत ने अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में, अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई में वो क्यों गए, उनकी कौन कौन पसंदीदा पत्रकार है, और पढ़ाई पूरी होने के बाद फील्ड में क्या करना चाहेंगे, इसको लेकर तमाम मुद्दों पर आपने बात की। तो आपको भरत की ये बातचीत और पत्रकारिता के बारे में जो जानकारी इन्होंने दी आपको कैसी लगी, आप कमेंट करके बता सकते हैं। और साथ में आप ये भी बता सकते हैं कि आने वाले मेहमान में हम किसको आमंत्रित करें, क्योंकि हम अलग अलग पेशे से जुड़े हुए लोगों को ये आमंत्रित करते हैं और तमाम वो चीज़ें जो दर्शकों तक पहुंचानी चाहिए हम कोशिश करते हैं। तो आप कमेंट करके बता सकते हैं और लगातार देखते रहिए पीके टाइम्स। पीके टाइम्स की अलग अलग खबरें आपको कैसी लगती है ये भी आप हमारे तक अपना दृष्टिकोण पहुंचा सकते हैं। तो अगले किसी नई शख्सियत के साथ मिलते हैं पीके टाइम्स विद पॉडकास्ट में। तब तक के लिए नमस्कार।